नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 के रिगार्डिंग जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें इसे वीडियो के माध्यम से आपके 5th नंबर की एंड 5वें नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी आपकी बेसिक प्लस टेक्निकल की 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अब 5th क्लास इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर उससे करें, ताकि आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। जो भी कोर्सेज है जिसमें आपको बायलिंगुअल रहेंगे, आपकी जो पार्ट है वो कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, आपसे एमसीक्यूज रहेंगे, आपसे किसी प्रकार से कोई 1 रुपये का चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, वामिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो उसको ज्वाइन करना है, ताकि जैसे क्लास कंप्लीट होती है, क्लास तुरंत यूट्यूब चैनल पर थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तुरंत मिल जाएगी। साथ में जो भी नोट्स है, पीडीएफ है, एमसीक्यूज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के माध्यम से मिल सके, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में 4th नंबर की क्लास में आपका आई पर चुकाए गए टैक्स की कटौती की अनुमति की न मिलने के बारे में बात की थी, और इसके अलावा आपको इसके पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंज क्या क्या है, कैपिटल गेन के बारे में बात किया था। फिर इसके अलावा आपको बात की थी डिपॉजिट ऑफ अनयूटिलाइज कंसिडरेशन फॉर डिडक्शन और रीइन्वेस्टमेंट इन ए रेजिडेंशियल हाउसेज के बारे में बात की थी। फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बात हुई थी। फिर ये जो आपकी सर्टेन टैक्स डिडक्शन एंड इंसेंटिव्स के बारे में बात की थी, यानी करंट प्रोविजन एज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025, उसका क्या मतलब है, यानी कौन कौन से उसमें सुधार किए गए हैं और उसके सेक्शन कौन सी लगती है, और इसके अलावा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो भी विवरण है, क्या क्या चेंजिंग किया गया है, नहीं किया गया है, और कौन कौन से सेक्शन अप्लीकेबल है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अब इसी वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेनिफिट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन अवेलेबल अंडर कंसेशनल टैक्स रेजिम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इन अंडर द करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग, यानी आपका ये इनका 61 वाला खत्म हो चुका है और 1 अप्रैल 2026 से आपका जो नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025 लागू किया जा चुका है। तो ए डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAA इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 25.17% इज अलाउड टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80 JJA डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एंड सेक्शन 80M डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स है। यानी मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 2061 के तहत जो यानी हालांकि ये खत्म हो चुका है, अब नया आपका लागू हो चुका है, जो घरेलू कंपनी सेक्शन 115 BBA जो 25 यानी इस सेक्शन के अंतर्गत जो घरेलू डोमेस्टिक कंपनियां हैं उसमें 25.17% की प्रोवाइड टैक्स दर के तहत नई टैक्स व्यवस्था चुनती है, उसे चैप्टर 6A के तहत 2 तरह की कटौती डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80 JJA नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए कटौती, और सेक्शन 80M कुछ खास इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए यहाँ पे कटौती का प्रावधान किया गया था, ठीक है, किसमें 1961 में। अब नया इनकम टैक्स एक्ट आपका लागू हो चुका है 2025 के बारे में बात करें तो इसमें तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 115 BBA के प्रावधानों को सेक्शन 200 के तहत शामिल किया गया है, एन 200 सेक्शन 200 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है IT एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग। हालांकि ये ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा डिडक्शन बेनिफिट सेक्शन 201 जो इनकम टैक्स एक्ट 61 के सेक्शन 115 BAB के बराबर है के तहत दिया गया है, और ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए रियायती टैक्स व्यवस्था पर लागू होता है, जहां प्रोवाइड टैक्स रेट कितनी है 17.16% यहाँ प्रोवाइड टैक्स रेट व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो सिलेक्शन कमेटी ने इनकम टैक्स ड्रॉप में बदलाव किए हैं, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 200 के प्रावधान के अनुसार धारा 148 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80M के तहत मिलने वाली कटौती जो गलती से छूट गई थी अब ITA 2025 से मंजूर कर दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेज है, यानी जो लॉसेज है उसको किस प्रकार से सेटअप किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड उनको किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे 1961 के एक्ट के बारे में, फिर बात करेंगे आपका जो नया एक्ट है 2025 के बारे में बात करेंगे, फिर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो कैरी फॉरवर्डेड एंड सेटअप ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डिंग ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज सेक्शन 119 ऑफ द ITA 2025 वर्सेज सेक्शन 79 ऑफ द ITA 1961, ठीक है। एंड 1961 में जो 1961 वाला जो एक्ट था उसमें जो सेक्शन दे रखा है वो 79 में था, और जो 2025 वाला एक्ट है उसमें जो सेक्शन चेंज कर दिया गया है, आपका कौन सा सेक्शन है, ये आपका 119 नंबर का सेक्शन में इसका उल्लेख किया गया है। सेक्शन 79 के तहत शेयर होल्डिंग में बदलाव होने पर क्लोजली होल्ड कंपनी
सीमित शेयर होल्डिंग वाली कंपनी के नुकसान को आगे ले जाने यानी कैरी फॉरवर्ड और सेटअप करने पर रोक लगाई गई थी। क्या गई थी यहाँ पे? रोक लगाई गई थी। हालांकि इसमें एक अपवाद था, अगर संबंधित वर्ष के आखिरी दिन यानी कम से कम 51% वोटिंग पावर वाले शेयर उन्हीं व्यक्तियों एंड पर्सन के पास हो जिनके पास वे शेयर उस वर्ष या वर्षों के आखिरी दिन भी थे जिसमें नुकसान हुआ था, या व्यक्तियों यानी बहुवचन शब्द का इस्तेमाल साफ तौर पर एक सामूहिक निरंतरता की जांच यानी कलेक्टिव कंटिन्यूटी टेस्ट को दिखाता है, जिससे शेयर होल्डर्स का एक समूह मिलाकर 51% की सीमा को पूरा कर सकता है। इसमें नेक्स्ट और देखा है, हालांकि आईटी 2025 ने धारा 119 के तहत इस प्रावधान में संशोधन किया है और ऐसा करते हुए शेयर होल्डिंग की निरंतरता की शर्त तय करने में पर्सन यानी व्यक्तियों शब्द की जगह द पर्सन व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये ध्यान रखना आपको किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, यानी पहले यहाँ पे बहुवचन था तो पर्सन की जगह द पर्सन यानी व्यक्ति शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या 1961 का जो एक्ट है 2025 वाला एक्ट है, तो इस धारा में जो चेंजिंग किया गया है उसमें क्या फायदे मिले हैं। तो सदस्य पढ़ने पर यह बदलाव एक सवाल खड़ा करता है कि क्या वोटिंग पावर का कम से कम 51% हिस्सा बनाए रखने की निरंतरता की शर्त अब शेयरधारकों के किसी समूह के बजाय किसी एक शेयरधारक लागू होने का इरादा है। इसके अलावा हालांकि इस प्रावधान का मूल नीतिगत मकसद यानी नुकसान के गलत इस्तेमाल को रोकना था, लेकिन कंट्रोलिंग अपना ओनरशिप बनी रहने पर नुकसान को बनाए रखना बदलता हुआ नहीं दिखता है। फिर भी बहुवचन से एकवचन शब्दावली में बदलाव से इसके अर्थ को लेकर अस्पष्टता पैदा होती है। स्पष्टीकरण देने वाले दिशा निर्देशों के अभाव में ड्राफ्टिंग में हुए इस बदलाव से ऐसी बहसें उठ सकती है। हालांकि आईटी 61 की धारा 79 की तुलना में आईटी 25 में निरंतरता की जांच यानी कंटिन्यूटी टेस्ट का दायरा यहाँ पे सीमित किया गया है। ठीक है, तो बेसिक देख चुके हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको विशेष अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसमें प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी। तो रिटर्न फाइलिंग एंड कंप्लाइंस के बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी पर्सन यानी कंपनी है, एलएलपी फर्म है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, उनको किस प्रकार से रिटर्न फाइल करनी होती है, अंतिम जो तिथि रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। तो ये टेबल दे रही है जिसमें नेचर ऑफ कंप्लाइंसेस के बारे में है, पर्सन आपका कंपनी होगा, एलएलपी फर्म होगा यानी पार्टनरशिप फर्म होगा, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा और इंडिविजुअल होगा। ठीक है, और रिमार्क्स के बारे में बात करें 2025 वाला जो आपका आईटी एक्ट है क्या उसमें चेंज किया गया है, नहीं किया गया है। तो इनमें जो रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उसमें किसी प्रकार से आईटी 25 में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी 1961 वाला सेम यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको नेचर ऑफ कंप्लाइंसेस के बारे में बात करें। तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आरओआई पर्सन कवर्ड अंडर टैक्स अंडर, अब ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट अदर देन होम ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल। नोट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो शामिल होती हैं, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, एचयूएफ इंडिविजुअल हो, तो उनको 31 अक्टूबर कब यानी 31 अक्टूबर तक इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। और जो आईटी एक्ट 25 है उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी 31 अक्टूबर तक इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है इसमें तो पर्सन कवर्ड टू होम ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल। नोट नंबर 2 के अंतर्गत जो शामिल होते हैं, जब चाहे वो कंपनी हो उसको 30 नवंबर तक, और जो आपका एलएलपी है फर्म में पार्टनरशिप है 30 नवंबर तक, और इसके अलावा आपका एचयूएफ इंडिविजुअल है उनको 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा अदर पर्सन्स के बारे में बात करें तो उनको कंपनी को 31 अक्टूबर तक भरना अनिवार्य होगा, और फर्म एलएलपी को 31 जुलाई तक, और इसके अलावा जो आपका एचयूएफ है इंडिविजुअल है उनको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अपडेटेड रिटर्न के बारे में बात करें। नोट नंबर 3 और 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे तो विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम एंड विद इन 48 एंड 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके 4 वर्ष के मध्य यहाँ पे अपडेट किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका कंपनी के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग हो गया, कंपनी के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें यहाँ पे, जब सेम एप्लीकेबल हो जाएगा एंड विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ये तो हो गया। और इसके अलावा आपका एचयूएफ है और इंडिविजुअल है, क्या है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में सेम एप्लीकेबल हो जाएगा विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे जो इनकम टैक्स आईटी एक्ट 2025 में उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं किया गया, सेम एप्लीकेबल ये हो जाएगा। सेकंड आपका यानी फर्स्ट टेबल देख चुके हैं, सेकंड टेबल देखें तो ड्यू डेट फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फोरम एंड फोरम नंबर 3CEB के तहत बात करते हैं यहाँ पे। अब इसमें कंडीशन देखते हैं पहले, पर्सन कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट अदर देन होम ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल है, तो कंपनी को 30 सितंबर तक भरना होगा, एलएलपी फर्म को 30 सितंबर तक भरना होगा, और इसके अलावा एचयूएफ इंडिविजुअल उनको 3 सितंबर तक रिटर्न फाइलिंग करना अनिवार्य है, और आईटी एक्ट 2025 में सेम एप्लीकेबल है, इसमें किसी प्रकार चेंजिंग नहीं है। फिर पर्सन कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट होम ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल है, तो कंपनी को 31 अक्टूबर तक, और
LLP या फर्म्स को 31 अक्टूबर तक और HUF इंडिविजुअल को 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। ITE एक्ट 25 में कोई चेंजिंग नहीं किया है, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा पर्सन कवर्ड अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग फॉरम 3CEB के तहत जो एप्लीकेबल होता है उसमें कंपनी को 31 अक्टूबर तक फाइलिंग करना अनिवार्य है। आपका LLP फर्म्स को 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइलिंग करना अनिवार्य है, जबकि आपका HUF इंडिविजुअल है उनको 31 अक्टूबर तक फाइलिंग करना अनिवार्य है। और ITE एक्ट 2025 में इसमें किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सेम आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुकी होगी सारणी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में आपको अच्छी तरह से देखना है इसको। अब इसमें नोट्स दे रखा है, नोट के बारे में बात करें तो किसी फर्म के पार्टनर कौन है, यानी किसी फर्म के पार्टनर या साझेदार के जीवन साथी के लिए ROI यानी इनकम टैक्स रिटर्न, एक शॉर्ट फॉर्म इसका रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होगी। अगर उस फर्म के अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है, यानी उस फर्म में जो पार्टनर फर्म है उसके अकाउंट्स का अगर ऑडिट होना जरूरी है तो और उन पर ITE एक्ट की धारा 5A के नियम लागू होंगे। वो देखेंगे आगे जब चैप्टर आएगा इसमें, यानी ITE एक्ट की धारा 5A क्या कहती है, तो ITE एक्ट की धारा 5A के प्रावधान इसमें लागू होंगे। इसके अलावा सेकंड नोट है इसमें, फर्म के उस पार्टनर के लिए ROI फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर होगी, जिसे ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देनी जरूरी है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाहे उसे ITE एक्ट की धारा 139(1) 4 या 5 के तहत रिटर्न फाइल किया हो या नहीं, संबंधित असेसमेंट ईयर यानी AY का मतलब है असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीनों कितने, यानी ऊपर देख चुके थे, असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीनों के भीतर यानी 4 साल के भीतर फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो उस AI से जुड़े पिछले साल के लिए इनकम का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसा तब नहीं किया जा सकता जब इनकम रिटर्न में नुकसान हो, टैक्स देनदारी कम हो रही हो या रिफंड मिल रहा हो या रिफंड बढ़ रहा हो, तो इस स्थिति में यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है ITE 25 की धारा 263(6) अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर लगी रोक में ढील देती है। इसमें ITE 61 के एक वाक्यांश एंड स्पेसिफाइड लॉज के तहत जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड लॉज को बदलकर स्पेसिफाइड लॉज के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ स्पेसिफाइड लॉज कर दिया गया है, यानी ये बदलाव इसमें किया गया है। नतीजन अब टैक्स पेयर को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से तभी रोका जा सकता है जब असेसिंग ऑफिसर यानी जो कर निर्धारण अधिकारी है के पास उल्लंघन का संकेत देने वाली खास जानकारी हो, न कि सिर्फ सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में कोई चेंजिंग नहीं होगा और विशेष जानकारी है, तो इसमें इस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ में आ चुका होगा आपको, तो बेसिक देख रहे हैं अभी। फिर नो क्लेम ऑफ रिफंड इफ द रिटर्न इज फिल्ड बाय बियॉन्ड द ड्यू डेट है। तो यहाँ पे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी दोनों को हिंदी इंग्लिश में देखेंगे और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हिंदी में बात करेंगे। और आपके नोट्स है बायलिंगुअल है, ठीक है, दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, यानी आपका अब ये मौजूदा नहीं है आपका, यानी तो मिसप्रिंट था, ये समाप्त हो चुका है। नया एक्ट आपका अप्रैल 26 से लागू हो चुका है। ठीक है, कौन सा, इनका ITE 2025 के नाम से। 61 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी करदाता को सिर्फ इस आधार पर रिफंड का दावा करने से रोके कि इनकम रिटर्न तय समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया गया था। इनकम टैक्स बिल 2025 से आगे ITB यानी इनकम टैक्स जो बिल है आपका उसे ITB 2025 कहा जाएगा। में शुरू में एक खास सब सेक्शन था जो तय समय सीमा के बाद इनकम रिटर्न दाखिल करने पर रिफंड देने से मना करता था। ITE 61 के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस प्रस्ताव को बाद में वापस ले लिया गया था। इसलिए ITE 25 के तहत ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और इस तरह से देर से दाखिल किए गए रिटर्न यानी बैलेटेड रिटर्न के जरिए भी रिफंड का दावा किया जा सकता है। यानी अगर कोई रिटर्न में डिले हो जाता है लेकिन तो उसको रिफंड का दावा वो कर सकता है, इसमें इस प्रकार से कोई पाबंदी नहीं की गई है। नेक्स्ट आपका विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस है एंड TDS एंड TCS के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, TDS एंड TCS के बारे में बात करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई सेक्शन है, जैसे 194 में ये ब्याज के रिगार्डिंग है, 194 में आई किराया रेंट के रिगार्डिंग है, 194 में जब प्रोफेशनल फीस के रिगार्डिंग है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस रॉयल्टी पेमेंट 194 में एच कमीशन, 194 में C कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। ज़्यादातर सेक्शन में लागू टैक्स रेट थ्रेशोल्ड वगैरह को छोड़कर एक जैसे नियम थे। ITE 25 के तहत TDS के ओवरलैप होने और लगभग एक जैसी नियमों की समस्या को हल करने के लिए TDS नियमों यानी सैलरी को छोड़कर, यानी सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं है, को छोड़कर ITE 25 के सेक्शन 393 में संक्षिप्त और टेबल के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा ITE के सेक्शन 192 में सैलरी पर TDS के नियमों को ITE 25 के सेक्शन 392 में शामिल किया गया है। यानी पहले ये 192 में था 61 में, अब 392 सेक्शन में 25 के अकॉर्डिंग शामिल कर दिया गया है। इसी तरह आसानी से देखने के लिए ITE के सेक्शन 206C में दिए गए TCS के नियमों ITE 25 के सेक्शन 394 में टेबल के रूप में शामिल किया गया है। ये सेक्शन चेंज हो चुके हैं, अभी इनका जब वीडियो आएगा उसमें जो भी 61 के सेक्शन है और आपके 2025 के जो भी सेक्शन है उनके बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन सा किस प्रकार से इनको इंटरचेंज किया गया है, पहले कौन सा था अब कौन सा लागू होगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसमें TCS नियमों को समझना आसान हो जाएगा। साथ ही बेहतर अनुपालन यानी बेटर कंप्लायंस में मदद मिलेगी, टैक्स की चोरी रुकेगी और प्रशासनिक कामकाज में इसमें आसानी होगी। किसमें, जो 2025 वाला आपका एक्ट लागू किया गया उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है आपका दैट लिमिट फॉर फाइलिंग TDS TCS करेक्शन स्टेटमेंट रिड्यूस के बारे में बात करें
तो IT 61 के तहत सुधार वाले स्टेटमेंट यानी करेक्शन स्टेटमेंट जमा करने के लिए कोई कानूनी समय सीमा नहीं थी। हालांकि फाइनेंस से जो आपका एक्ट है 2024 नंबर 2 के बारे में बात करें तो उस फाइनेंशियल ईयर के आखिर से 6 साल की समय सीमा तय की गई थी जिसमें ओरिजिनल स्टेटमेंट जमा किया गया था। इसके अलावा ITA 25 ने इस समय सीमा को 6 साल से घटाकर 2 साल कर दिया है। यानी पहले जो 61 के अकॉर्डिंग जो समय सीमा थी वो पहले कितनी थी, 6 साल थी, यानी 6 ईयर थी। अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 2 ईयर्स। कितना कर दिया गया है, 2 ईयर्स। आपको विशेष ध्यान रखना है। IT 25 ने इस समय सीमा को 6 साल से घटाकर 2 साल कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां ITB 25 यानी इनकम टैक्स बिल 2025 में 6 साल की समय सीमा का प्रस्ताव था, वहीं फाइनल ITA 25 में 2 साल तक इसको सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेजर चेंजिंग किए गए हैं। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ चेंजेस के बारे में बात करें, यानी जो भी चेंजेस किए गए हैं 61 वाले अधिनियम को समाप्त करके 25 में, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या क्या मिल रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। तो इससे पुराने डिफॉल्ट को ठीक करने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे ज़्यादा ब्याज और पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा TDS रिटर्न में बदलाव करने की पहले जो सुविधा थी उस पर अब कुछ मामलों में असर पड़ता है। IT 61 के तहत डायरेक्टर के पास TDS रिटर्न में बदलाव या सुधार करने की सुविधा भी थी, भले ही गलतियों का पता बाद में चला हो। हालांकि सुधार स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा घटाकर 2 साल कर दिए जाने के कारण इस अवधि के खत्म होने के बाद असेसमेंट या रीअसेसमेंट यानी TDS या TCS की कार्रवाई के दौरान TDS या रिपोर्टिंग में आने वाली किसी भी गलती को ठीक करना अब शायद संभव न होगा। ठीक है, तो TDS यानी TCS का जब चैप्टर आएगा उसमें इसको डिटेल से देखेंगे। TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज है, और TCS का फुल फॉर्म होगा टेस्ट यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। क्या हो जाएगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स यानी LDCs के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, LDCs के बारे में बात करते हैं। देखो, तो एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स LDCs है। तो ITA 61 की धारा 197 इनकम टैक्स 61 की जो धारा थी उसमें 197 के तहत कुछ खास विद होल्डिंग टैक्स प्रावधानों जैसे धारा 194R जो बिजनेस से पैसे से मिलने वाले फायदे अनुलाभ से संबंधित थी, और धारा 194 LC यानी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज के रिगार्डिंग थी, के लिए कम या शून्य कटौती प्रमाण पत्र यानी LDC उपलब्ध नहीं था उस समय। और जबकि जो आपका नया एक्ट लागू हुआ है 2025 ITA 25 TDS के दायरे में आने वाली सभी तरह की आय पाने वालों को LDC के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे इसका दायरा काफ़ी बढ़ जाता है और टैक्स पेयर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी यहाँ पे लोचशीलता मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें रेस्ट्रिक्शन टू लोअर रेट LDCs ओनली नो नील रेट सर्टिफिकेट्स है। तो ITA 61 के तहत टैक्स पेयर की इनकम के आधार पर ITA 61 की धारा 197 यानी 2025 की धारा 395 के तहत कम रेट टैक्स से यानी 25 में ये धारा 395, 61 में ये आपकी 197 धारा थी के तहत कम टैक्स रेट या नील टैक्स रेट के लिए LDC जारी किया जा सकता था। जबकि 25 के बारे में बात करें तो ITB 25 जो बिल है में LDC को सिर्फ एक कम रेट तक सीमित करने का प्रस्ताव था, जिससे नील डिडक्शन सर्टिफिकेट या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट पाने का विकल्प खत्म हो जाता है। हालांकि ITA 61 के साथ तालमेल बिठाने के लिए अब इस तरह प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है, इसलिए ITA 25 के सभी भी के तहत भी अब इसमें चेंजिंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसलिए ITA 25 के तहत भी LDC कम रेट या नील रेट पर जारी किए जा सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज का आपका TDS ऑन विड्रॉल फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम्स के बारे में बात करें, यानी जो आपकी नेशनल सेविंग स्कीम्स होती है नियोक्ता द्वारा जो कर्मचारियों को दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन द नेशनल सेविंग स्कीम NSS while computing total income if they opt for the old tax regime prior to the amendment introduced by the Finance Act 2025. Any withdrawal from the NSS including the interest accrued thereon was taxable in the year of withdrawal. अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त परिवार HUF यानी पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है तो वह कुल आय की गणना करते समय नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSS में जमा की गई रकम पर कटौती का दावा कर सकता है। फाइनेंस एक्ट 2025 में किए गए बदलाव जिससे पहले NSS से निकाली गई किसी भी रकम जिसमें उस पर मिला ब्याज भी शामिल था, पर निकासी वाले साल में टैक्स लगता था। नेक्स्ट इसके अलावा नेक्स्ट है फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत किसी व्यक्तिगत सब्सक्राइबर द्वारा 29 अगस्त 2024 क्या एंड 29 अगस्त 2024 या उसके बाद की गई निकासी को टैक्स से छूट दी गई है। टैक्स में इस छूट के बावजूद ITA 61 के मौजूदा नियमों के तहत NSS से व्यक्तिगत सब्सक्राइबर द्वारा की गई निकासी पर 10% की दर से TDS यहाँ पे लागू रहेगा। और इसके अलावा लास्ट इसमें 2 पॉइंट में देखा है एंड इनिशियली द ITB इनकम टैक्स बिल 2025 had proposed
proposed यानी 225 had proposed to exempt such withdrawals from the requirement of TDS. However, the ITA 2025 has restored the position prevailing under the ITA 1961. Accordingly, the proposed exemption from TDS has been withdrawn, and as NSS withdrawals by individual subscriber remain subject to TDS under the ITA 2025. शुरुआत में ITB यानी इनकम टैक्स बिल है, ITB मतलब 2025 में ऐसे विड्रॉल यानी आहरण पैसे निकालने को टीडीएस की जरूरत से छूट देने का प्रस्ताव था। हालांकि ITA 2025 ने ITA 61 वाली स्थिति को ही बहाल कर दिया है, इससे हमें एप्लीकेबल कर दिया है, इसलिए टीडीएस से प्रस्तावित छूट को वापस ले लिया गया है और व्यक्तिगत सब्सक्राइबर द्वारा NSS से पैसे निकालने पर ITA 25 के तहत टीडीएस लागू रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये टीडीएस आपका लगता रहेगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं, 20-21 मिनट का वीडियो है। इसमें आपका बेसिक देखा था, अभी आपका बेसिक प्लस टेक्निकल चल रहा है, यानी जो आपके ऑलरेडी यानी आपका 5वां वीडियो है, मतलब 5 इसके अलावा आपके 2 वीडियो और बनेंगे बेसिक के, फिर उसके अलावा आपके 3-4 वीडियो बनेंगे तो 1961 की सेक्शन और 2025 की जो मेजर सेक्शन है उनके मध्य जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आपका लॉज एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जो भी आपके रूल्स है इनकम टैक्स 2025-61 के प्रैक्टिकल प्रश्न है, कौन कौन सी कटौती हैं, किस प्रकार से प्रश्नों आएंगे, किस प्रकार प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे, उसके बारे में डिटेल से आपके 10-15 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका बेसिक प्लस टेक्निकल चल रहा है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि 1961 में क्या प्रावधान था, 25 में मेजर 2025 वाला जो ITA है उसमें मेजर चेंजिंग क्या क्या किए गए हैं और पोटेंशियल इंपैक्ट चेंजेज में क्या क्या फायदे हुए हैं, उसके बारे में अभी बेसिक रूप से देख रहे हैं। अगर किसी साथी को किसी प्रकार से क्यूरीज हो तो मैं कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।